हेलो एवरीवन, कौन सा टॉपिक चल रहा था? टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। सिस्टम चल रही थी, ह्यूमन सिस्टम पे डिस्कस कर रहे थे। ह्यूमन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था एंड उससे पहले कंकाल तंत्र किया था। आज जो सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो ये लेक्चर रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो लेक्चर रहेंगे वो 2 पार्ट्स में रहेंगे। एंड सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि श्वसन क्यों करते हैं, क्यों आवश्यकता होती है श्वसन की, श्वसन के दौरान क्या निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, उसका शरीर की विभिन्न क्रियाओं में कैसे रोल होता है, एंड अंतः श्वसन क्या होता है, उच्छ्वसन क्या होता है, एक श्वास का क्या अर्थ होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि नासल पासेज आता है, उसमें आपके जो ट्रेकिया है, जो लंग्स है, लंग्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, श्वसन लेने की करने की क्या मैकेनिज्म होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला लेक्चर है वो एक जो संपूर्णता की ओर जाएगा। मतलब पहला लेक्चर है वो एक पूरा क्राइटेरिया देगा कि श्वसन में क्या क्या हो रहा है, और दूसरे लेक्चर में स्पेसिफिक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ श्वसन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। श्वसन क्यों करते हैं? सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि श्वसन क्यों करते हैं। श्वसन का मतलब सबको पता है, सांस लेना, बाहर निकालना, कॉमन सा है। तो श्वसन क्यों करते हैं? मैं आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था, एनर्जी के बारे में तब भी मैंने डिस्कस किया था आपके सामने कि मानव का शरीर है सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। असंख्य कोशिकाएं मानव शरीर के अंदर होती हैं। वो कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिकाएं पोषण का, उत्सर्जन का, परिवहन का, ये सारे के सारे कार्य हैं वो प्रत्येक कोशिकाएं करती रहती है। कुछ ना कुछ उनका इम्पोर्टेंट रोल इन सभी कार्यों में होता है। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए कोशिका कैसे करती है ये सब कार्य? इन सभी कार्यों को करने के लिए कोशिका को किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन है कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मैं बता चुकी हूँ, ऊर्जा है जो फूड लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, उस फूड में स्टोर रहती है। यानी कि आपको आंसर मिल गया। श्वसन क्यों करते हैं? श्वसन करते हैं कि भोजन में जो संचित ऊर्जा है ना, भोजन में जो संचित ऊर्जा है, एनर्जी है, उस एनर्जी को निर्मुक्त करने के लिए, उस एनर्जी को बाहर निकालने के, निर्मुक्त करने के लिए श्वसन की है वो रिक्वायरमेंट होती है। श्वसन के प्रक्रम में जो श्वसन की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्या सम्मिलित होता है? उस प्रोसेस में श्वसन का जो प्रक्रम होता है उसमें जो बाहरी वो वातावरण होता है, उस वातावरण से ऑक्सीजन समृद्ध वायु को बाहरी वातावरण से शरीर के अंदर लेते हैं एंड CO2 समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। श्वसन के प्रक्रम में वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जो CO2 समृद्ध वायु होती है उसको श्वसन में बाहर निकालते हैं। श्वसन की प्रोसेस में ये मैकेनिज्म होती है। अब क्या होता है कि जो वातावरण से CO2 अंदर, जो O2 अंदर गई है,
हमारी लंग्स तक जो O2 पहुंची है, ऑक्सीजन पहुंची है, वो ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक चली जाती है। शरीर के विभिन्न भागों तक जाने के बाद में अंततः वो O2 किसके पास चली जाती है, सेल्स के पास पहुंच जाती है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज है जो भोजन डाइजेशन के बाद में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, सेल तक जो ग्लूकोज पहुंचता है, तो वो कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है इस ऑक्सीजन की सहायता से, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है, एनर्जी बनता है। जब कोशिका के अंदर जब भोजन का विखंडन हो रहा है, कोशिका के अंदर जब भोजन का विखंडन हो रहा है, तो ये श्वसन किस टाइप का हो गया, ये श्वसन कोशिकीय श्वसन हो गया नहीं हो गया। आप मुझे आंसर दो कि जब मैंने बताया कि श्वसन की प्रक्रिया में श्वसन में बाहर से O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये बाह्य श्वसन हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का उपयोग शरीर के अंदर इस प्रकार से होता है तो उस श्वसन को कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। ह्यूमन की जो सेल्स होती हैं वो क्या है, वो सेल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्लूकोज का विखंडन करती हैं। जो कोशिकीय श्वसन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब कोशिकीय श्वसन में क्या सम्मिलित हो जाता है कि जो ह्यूमन की कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भोजन का विखंडन करती है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो इसे एरोबिक श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जब ग्लूकोज का विखंडन इस ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। जब इस ऑक्सीजन के अब्सेंस में ऑक्सीजन नहीं होती है तब ग्लूकोज का विखंडन करना होता है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है उस टाइम पे। तब क्या होता है, तब उस प्रकार के श्वसन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अवायवीय श्वसन है वो कहा जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। बात करूं मैं वायवीय श्वसन की, वायवीय श्वसन, एक बार अवायवीय श्वसन साइड में कर देते हैं, चर्चा करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन पे भी। वायवीय श्वसन में क्या होता है, इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। विस्तार से डिस्कस नहीं करेंगे, सरफेस तौर पर देखेंगे कैसे क्या होता है। वायवीय श्वसन में जो ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन ग्लूकोज का विखंडन करेगी, है ना। अब क्या होता है, पहला चरण ये होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो ग्लूकोज किस में टूटता है, ग्लूकोज टूटता है पायूरिक एसिड में। पायूरिक एसिड भी बोल सकते हो या पायूरेट भी बोल सकते हो। पायूरिक एसिड या पायूरेट में पायूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल होता है 3 कार्बन का। एक मॉलिक्यूल होता है 3 कार्बन का और 2 मॉलिक्यूल हो गए कितने कार्बन के, 6 कार्बन के। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसलिए एक मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन का होता है। जो ये प्रोसेस होती है ग्लूकोज से पायूरिक एसिड में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में भी होती है। साइटोप्लाज्म को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य कोशिका का कौन सा भाग होता है मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ा चुकी हूँ, उसमें सारा बताया था मैंने कि कौन सा साइटोप्लाज्म होता है, क्या प्रोटोप्लाज्म होता है, क्या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो ये प्रोसेस है पायूरिक एसिड के निर्माण की, साइटोप्लाज्म में भी होती है। देन अब क्या होता है, जो पायूरिक एसिड है वो
पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होगा किस में, वो कन्वर्ट होगा अब CO2 में, वो कन्वर्ट होगा वाटर में, और वो कन्वर्ट किस में, इससे क्या मिलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। और जो ये प्रोसेस होती है अगली वाली, वो साइटोप्लाज्म में न होकर एक कोशिकांग होता है, वो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की ये प्रोसेस होती है। अच्छे से समझ में आ गया आपको, इस हिसाब से एनर्जी मिलती है, ऐसे वायवीय श्वसन होता है। अब क्या होता है, बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। ह्यूमन है, ह्यूमन सामान्यतः एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है, अवायवीय श्वसन नहीं करता जब तक उसको आवश्यकता नहीं होती। अवायवीय श्वसन है जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर, जैसे यीस्ट है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, उसमें जो उसमें एल्कोहल का निर्माण है वो होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन आ जाती है कि क्या ह्यूमन भी कभी कभी अवायवीय श्वसन करता है, एक कंडीशन में करता है कि जब ह्यूमन जब कभी कभी जब व्यायाम करते हैं या फिर हार्ड वर्क जैसा कोई भी काम हो, साइकिल चलाते हैं, लंबा टूर करते हैं, कई घंटों पैदल चलते हैं, तब क्या होता है, तब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, तो नॉर्मल जो काम कर रहे हैं उसमें जो नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वो नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज का विखंडन कर देगी, नॉर्मल एनर्जी का निर्माण है जितना चाहिए होगा वो हो जाएगा। लेकिन कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो सीमित होती है। इसीलिए क्या होता है कि जब हार्ड वर्क वाला काम करते हैं तो हमारी मसल्स को अवायवीय श्वसन कौन करती हैं, पेशीय कोशिकाएं जो मसल्स होती हैं, पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करती हैं। हार्ड वाली सिचुएशन में क्या होता है कि पेशीय कोशिकाएं मतलब जैसे कि जल्दी व्यायाम कर रहे हैं या फिर कुछ और हार्ड वर्क वाला काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो क्या होगा, शरीर बॉडी होगी वो ज़्यादा तेज़ी से श्वास लेंगे, ऐसे ज़्यादा तेज़ी से श्वास लेंगे। अब क्या होगा कि शरीर ऐसे बोलेगा, ग्लूकोज ये बोलेगा कि भाई मेरे पास तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो अब क्या करूँ मैं। तो मसल्स की कोशिकाएं ये कहेंगी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो एक काम करो, छोड़ो, तुम तो क्या कन्वर्ट हो जाओ, सीधे ग्लूकोज को ये बोलती है मसल्स कोशिकाएँ कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एनर्जी बन सकती है। और उसमें क्या होता है, उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। फिर लैक्टिक एसिड के साथ में जो है वो एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को यूज में ले लिया जाता है, उस ऊर्जा को जो है यूज में ले लिया जाता है। जो पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन है वो इस सिचुएशन में करती है, यानी जब हार्ड वाला काम करना होता है तब पेशी कोशिकाएं करती हैं। और जब मसल्स के पास में जब कोशिकाओं के पास में अस्थायी तौर पर ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट आ सकता है, जब कोशिकाओं के पास में स्थायी तौर पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है तब जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन, स्थायी तौर पर नहीं अस्थायी तौर पर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब कोशिकाएं एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं और सेल की मसल सेल हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे कि अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं, कई घंटों पैदल चलते हैं, तो शरीर में ऐंठन हो जाती है, दर्द पेन अनुभव होने लगता है कि यहीं से दर्द हो रहा है, यहाँ से दर्द हो रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ गई है, मतलब दर्द होने लग जाता है। क्यों होता है, क्या रीज़न होता है दर्द होने का? उसका रीज़न ये होता है कि लैक्टिक एसिड वहाँ जमा हो जाता है।
एक बार पैदल सालासर गई थी ज़िंदगी में, उसके बाद में जाने का नाम नहीं लिया। जीण माता, हर्ष माता कहीं नहीं गई, सिर्फ एक बार गई थी। आई थिंक मैं 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में थी उस वक्त में। बहुत दर्द हुआ था क्योंकि लैक्टिक एसिड बहुत जमा हो गया था। सो हाँ, घर पे बैठे बैठे मन्नत मांग लेती हूँ, कोई बात नहीं। लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण, स्टोर हो जाने के कारण है वो क्या हो जाता है, जो है वो दर्द होने लगता है। इसको दूर करने के उपाय भी हैं। दूर कैसे किया जाता है कि गर्म पानी से शोवर लेना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए, और जो ऑयल की मालिश करते हैं तब ये लैक्टिक एसिड का जो है वो जो एंठन है जहाँ बन रखे, जहाँ दर्द होता है वो नहीं होता है बाद में। क्योंकि गर्म पानी के शोवर लेने से या फिर तेल की मालिश करते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड का प्रवाह है, रक्त संचार है वो बढ़ जाता है। रक्त संचार बढ़ेगा, इट मीन्स क्या होगा, रक्त संचार, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, इट मीन्स ऑक्सीजन वहाँ पहुँचेगी, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने वाला हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँच जाएगी, ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा मात्रा में पहुँचेगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो लैक्टिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, अब किसमें, CO2 और वाटर में है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे एंठन में जो दर्द में आराम मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में डिस्कस करते हैं ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। श्वसन को मैंने आपको बताया कि श्वसन का मतलब आप समझ गए होंगे कि श्वसन का, रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। रेस्पिरेशन का यही मतलब है कि एक श्वास को अंदर लेना है और श्वास को बाहर निकालना है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे श्वास अंदर ले रहे हैं, 2 टर्म आती है, 2 टर्म यूज में होती है इसमें रेस्पिरेशन में। बाहर से वातावरण से शरीर के अंदर जब सांस लेते हैं इतना, है ना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अंतः श्वसन, इंस्पिरेशन, अंतः श्वसन। और जब शरीर से वायु को या बाहर छोड़ा जाता है या सांस को छोड़ा जाता है, सांस को लिया नहीं जाता, सांस को लिया जाता है तब अंतः श्वसन, इंस्पिरेशन। और जब सांस को छोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं उच्छ्वसन, एक्सपीरेशन, उच्छ्वसन, उसे कहते हैं इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन में ये डिफरेंस होता है। अब क्या ये दोनों की दोनों प्रोसेस हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन प्रोसेस हैं, दोनों कॉन्टिन्यूअस होती है, दोनों सतत प्रोसेस होती है और जीवन पर्यंत नहीं, जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। और जिस रोज़ इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन रुक जाता है उस रोज़ मानो कम तमाम, है ना। तो अंतः श्वसन उस श्वसन दोनों कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती हैं। होता है कि श्वसन एक टर्म आती है, श्वसन दर क्या होती है, श्वसन दर है, रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होती है। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेना, कितनी बार श्वास है वो ले रहे हैं। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था श्वास लेना अंतः श्वसन, एक कॉमन डिफरेंस है श्वास लेना अंतः श्वसन और बाहर छोड़ना उच्छ्वसन। 1 मिनट में कितनी बार श्वास ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल अंतः श्वसन होगा, कितनी बार श्वास ले रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हम कैसे डिसाइड करें कि 1 बार श्वसन हो चुका है, कैसे डिसाइड करें कि हम 1 बार श्वसन है वो कर चुके हैं। तो 1 बार अंतः श्वसन करना, 1 बार उच्छ्वसन करने का मतलब होता है एक श्वास, जैसे इसका मतलब हुआ है एक श्वास, न कि 1 बार अंतः श्वसन करने का और न कि 1 बार उच्छ्वसन करने का, दोनों को मिलाकर एक श्वास कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखना। तो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है जब विश्राम अवस्था में होती है, वयस्क में, अडल्ट में जब विश्राम अवस्था में, जब नॉर्मल काम कर रहा होता है या रेस्ट की कंडीशन में होता है तब रेस्पिरेटरी रेट है वो 15 से 18 बार होता है। और जब हार्ट
हार्ड वर्क करता है या व्यायाम करता है या योगा करता है तो उस कंडीशन में 25 बार पर मिनट हो सकती है। 25 बार पर मिनट या जो है वो विश्राम की अवस्था में 15 से 18 बार पर मिनट है वो श्वसन की दर है वो हो सकती है। जो जब अतिरिक्त ऊर्जा की शरीर को आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी को शरीर की आवश्यकता होती है, तो हम तेज़ी से श्वास लेते हैं। तेज़ी से श्वास लेने से ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगी। ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगी तो वो भोजन का विखंडन है वो पर्याप्त मात्रा में कर पाएगी, जिससे ऊर्जा ज़्यादा मिल पाएगी। ठीक है, मिल पाती है और वर्क कर पाते हैं। कई बार हमें क्या होता है कि कई बार हमें जम्हाई आती है ना, जम्हाई आती है, जम्हाई है ना, जिसे उबासी बोलते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न यही होता है कि जैसे कि हमें नींद की झपकी आने वाली है या नींद आने वाली है, या फिर कभी कभी सोकर उठते हैं तब भी। तो इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये होता है कि इस सिचुएशन में जो बॉडी होती है वो एकदम आलस टाइप की होती है ना, ऐसे निठल्ले से रहते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी रेट है, श्वसन दर है वो कम हो जाती है। श्वसन दर कम हो जाती है, इसका मतलब ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पा रही है, यानी एनर्जी नहीं बन रही है, इसलिए जम्हाई आती है, यानी ऑक्सीजन शरीर बाहर से अंदर ज़्यादा मात्रा में फिर वो जम्हाई के थ्रू ली जाती है। यहाँ पे जो श्वसन तंत्र है उसका एक क्राइटेरिया देखा, इसमें क्या क्या होता है, यानी कि एक साइकोलॉजी में एक सिद्धांत आता है, कोहलर, वैक्समर्दिगर और कोफका का सूझ का सिद्धांत, जो कि पूर्ण से अंश की ओर चलता है। इस सिद्धांत को फॉलो किया है यहाँ पे, यानी पहले क्राइटेरिया देखा है, उसके बाद में अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो श्वसन तंत्र होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं, कैसे वायु अंदर से बाहर से अंदर जाती है और क्या मैकेनिज्म होती है, इनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।